बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की, यानी कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन घिरा होता है। तो जो भी फैक्टर्स हैं ना, उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो इंटरनल टू द एंटरप्राइज। और वहीं पे कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के फैक्टर्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल टू एंटरप्राइज। तो जो एक्सटर्नल टू एंटरप्राइज है ना, उनको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो यानी कि स्मॉल लेवल पे, जिसको हम कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। वहीं पे मैक्रो या इन्वायरमेंट यानी कि लार्ज स्केल पे, जिसको हम अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको स्ट्रक्चरिंग को समझिएगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल टू द एंटरप्राइज और एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज। तो एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो को हम कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, वहीं पे मैक्रो को हम अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। क्लियर? तो अब एक एक करके सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि इंटरनल टू द एंटरप्राइज। तो इंटरनल इन्वायरमेंट नाम से क्लियर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन that can affect or can be affected with the choices, activities and decision of the organization। तो ये फैक्टर्स या तो अफेक्ट करेंगे या तो अफेक्ट होंगे, किसकी वजह से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चॉइसेस, जो भी एक्टिविटीज, अभी जो भी डिसीजन मेकिंग लिए जा रहे हैं उसकी वजह से। क्लियर? तो इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि वो सारे फैक्टर्स, वो सारे एलिमेंट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम मीन्स द एथिकल बिलीफ दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस मिशन को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बिलीफ्स है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या एथिकल वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन के, वो चीज़ वैल्यू सिस्टम आती है। जैसे कि ड्यू टू इट्स वैल्यू सिस्टम अ बिजनेस फर्म मे रिफ्यूज टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट लिक्वर फॉर इट मे थिंक मोरली रॉन्ग टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ लिक्वर। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि क्या करते हैं, वो लिक्वर को प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है, उनका ये वैल्यू है कि जो है लिक्वर नुकसान करता है, इंसान को परेशान करता है, फैमिली तबाह हो जाती है लिक्वर पीने से। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो लिक्वर को प्रमोट नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम। द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिटरमाइन इट्स बिहेवियर टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉय, कस्टमर एंड सोसाइटी एट लार्ज। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम होता है, वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करता है, कस्टमर को ट्रीट करता है और सोसाइटी को ट्रीट करता है। अब किसी कंपनी का जो मेन मोटिव उसको खाली प्रॉफिट कमाना है, तो वो कस्टमर को हार्म करके, एम्प्लॉय को हार्म करके सिर्फ जो है प्रॉफिट ही अर्न करता रहेगा। कस्टमर को क्या नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉय को क्या नुकसान है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा, वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है? तो वैल्यू सिस्टम, तो जैसे कि इन्फोसिस का एग्जांपल लें, तो इन्फोसिस का जो वैल्यू सिस्टम, उनका स्टेटमेंट है, आवर कॉर्पोरेट कल्चर इज टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव इन एनवायरमेंट ऑफ फेयरनेस, हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड कर्टेसी टुवर्ड आवर कस्टमर, एम्प्लॉयज, वेंडर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो ये जो है इनका वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम क्या है कि इनका कॉर्पोरेट कल्चर है टू अचीव, ये क्या, अपने जो ऑब्जेक्टिव है इनका इन्फोसिस का, उसको अचीव करने के लिए ये फेयरनेस, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और कर्टेसी पे विश्वास करते हैं, और एम्प्लॉय, वेंडर और सोसाइटी को उसी तरीके से जो है ये ट्रेड भी करते हैं। तो दैट इज़ वैल्यू सिस्टम। क्लियर? वहीं पे दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट का फैक्टर है, दैट इज़ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। मीन्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न एटसेट्रा। यानी कि किसी भी कंपनी में जो हायर लेवल के जो मैनेजमेंट लोग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है ना इंटरनल होते हैं और ये अफेक्ट करते हैं। भाई डिसीजन मेकिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट पहलू को लेकर, प्रोडक्शन, एचआर या मार्केटिंग को लेकर डिसीजन मेकिंग होता है। तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है, ऊपर जो हाई लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। अगर वो स्ट्रक्चरिंग सही होगा तो डिसीजन मेकिंग आसान होगा, वरना डिसीजन मेकिंग क्या होगा, जो है पुअर होगा, डिसीजन मेकिंग स्लो होगा, और इससे क्या होगा, तो इससे जो है जो कंपनी की वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो डिलेज इन डिसीजन मेकिंग कैन कॉस्ट अ गुड डील टू अ बिजनेस फर्म। अब सपोज करिए कि आपके पास जो है कहीं पे टेंडर आता है, तो टेंडर आने में जो है हर जगह पे टेंडर को जो अप्रूव करता है कौन करेगा, कंपनी के जो है डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि हायर मैनेजमेंट लेवल के जो होते हैं। अगर उनका डिसीजन मेकिंग स्लो चलेगा तो कोई और कंपनी वो टेंडर लेके चली जाएगी और आपकी
कंपनी को टेंडर नहीं मिलेगा। तो ये क्या किया, इसने जो है बिजनेस को अफेक्ट डाला है। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट्स एम्प्लॉय, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉय की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये फैक्टर अफेक्ट करता है। अगर आप पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय को रखे हुए हैं तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए आज के टाइम पे क्या देखते होंगे आप कि जो कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो टॉप कॉलेज से, टॉप इंस्टीट्यूशन से जो है लोगों को कैंपस ड्राइव करके जो है वो रिक्रूट कर लेती हैं अपने यहाँ पे टॉपर्स को, आईआईटी से, आईआईएम से, या फिर जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से वहाँ से जो है टॉपर्स को अपने यहाँ पे रिक्रूट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो ये क्या है, ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को जो है अचीव कर रहे हैं। 50 लाख के पैकेज पे, 1 करोड़ के पैकेज पे जो हायर कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा रिसोर्स होगा, अच्छा एम्प्लॉय होगा, तो उनका बिजनेस भी जो है ग्रो करेगा। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द स्किल्स, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड एंड कमिटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर सक्सेस को होना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसका जो है एम्प्लॉय का स्किलफुल होना, कैपेबिलिटीज़ होना एम्प्लॉय के अंदर, उसका एटीट्यूड और उसका कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो है एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो है आता है। नेक्स्ट जो इंटरनल इन्वायरमेंट का फैक्टर दैट इज़ कंपनी इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। किसी भी कंपनी का इमेज ये भी इंटरनल फैक्टर है, और कंपनी कैसे अपने इमेज को बढ़ाती है ये डिपेंड करता है। किसी कंपनी का इमेज अगर ख़राब है ना, तो लोग कस्टमर जो है उसके लिए वैल्यूज़ नहीं करेंगे, और अगर वो महंगा प्रोडक्ट दे रहा होगा तो उसको परचेज भी नहीं करेंगे। तो कंपनी का इमेज, उसकी ब्रांड की वैल्यू क्या है, ये भी इंटरनल है, और ये फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। एन इमेज दैट पीपल होल्ड इन देयर माइंड अबाउट द कंपनी, इट्स प्रोडक्ट एंड इट्स सर्विसेज। तो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए क्या इमेज है कस्टमर के माइंड में। क्लियर? जैसे चाइना के लिए है, तो चाइना की जो भी कंपनियां जाए, हम मानते हैं कि वो जो है वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या होते हैं, पुअर क्वालिटी के होते हैं। व्हेन अ कंपनी हैज़ अ गुड कॉर्पोरेट इमेज, इट मीन्स दैट द कंज्यूमर इज गिविंग वैल्यू टू इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो किसी कंपनी का अगर जो है इमेज अच्छा है, कॉर्पोरेट इमेज अच्छा है, तो इसका मतलब कि कंज्यूमर जो है उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसके प्रोडक्ट, उसके सर्विस को वैल्यू दे रहे हैं। जैसे एप्पल, अब एप्पल क्या है, एप्पल का प्रोडक्ट अच्छा है, एप्पल का एक अपना कॉर्पोरेट इमेज है, कंपनी इमेज है। तो क्यों? क्योंकि कस्टमर्स के प्रोडक्ट को वैल्यू देते हैं। कंज्यूमर विल आल्सो बी विलिंग टू पे मोर फॉर व्हाट यू ऑफर। अब एप्पल क्या है, एप्पल बहुत कॉस्टली जो है मोबाइल फ़ोन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है, तो उसको जो है महंगा है, लेकिन फिर भी जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एप्पल जो है एक अच्छे ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, और जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसी वजह से वो क्या है, उसके लिए हायर पैसे चार्ज करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये कंपनी का इमेज, ब्रांड वैल्यू जो है इम्पैक्ट डालता है किस पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे। नेक्स्ट है फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज़, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से फिजिकल एसेट्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इन पर भी जो है कंपनी का, बिजनेस का जो फंक्शन है, बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। अब आपके पास मशीनरी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो है अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या आप कुछ परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपके पास बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है, या फिर प्लांट के लिए जो है प्लेस अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल एसेट्स और फैसिलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। टेंजिबल assets that can be seen, touched and held with a very identifiable physical existence। तो फिजिकल एसेट्स का मतलब टेंजिबल एसेट्स हो गए, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। फिजिकल एसेट्स इंक्लूड लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल, गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर फॉर्म ऑफ मटेरियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो फिजिकल एसेट्स में सारी चीज़ें आ गई, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ें, टेंजिबल चीज़ें होती हैं ना, जिसको आप छू सकते हो, वो ज़मीन हो गया, वो मशीनरी हो गया, वो बिल्डिंग हो गया, वो टूल्स हो गया, वो इक्विपमेंट हो गया, आपके यहाँ पे कंप्यूटर्स हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल एसेट्स हैं, और ये जो है आपको कहीं ना कहीं बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं। अगर इसमें आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपका बिजनेस जो है पुअर हो जाएगा। अब नई टेक्नोलॉजी की कोई नई मशीनरी आ गई है वाटर पैकेजिंग प्लांट के लिए, सपोज करिए अपना वाटर पैकेजिंग प्लांट ओपन कर रखा है, जहाँ पे वाटर पैक करते हो, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अगर वो परचेज नहीं करोगे तो आप ही का जो है बिजनेस क्या चलेगा, स्लो चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी क्या है, ये इंटरनल फैक्टर है। हर ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट ओपन करके रखती है। उनका काम ही होता है कि वो नए नए चीज़ें रिसर्च करके जो है डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आपको आज के टाइम पे कॉम्पीट करना है अपने कॉम्पिटिटर से, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी होता है। व्हेन बिजनेस गैदर नॉलेज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और डिस्कवर न्यू वेज टू इंप्रूव देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। लार्जर कंपनीज में हैव देयर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम दैट विल टेस्ट एंड रिफाइन प्रोडक्ट और प्रोसेस बिफोर कॉमर्शियल यूज। तो जो लार्जर कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, और वो सभी प्रोडक्ट को जो है पब्लिक को के लिए लॉन्च करने से पहले खुद ही टेस्ट करती हैं, खुद जो है
रिफाइन करती हैं उसको, और नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं, और जो उनके पास प्रोडक्ट होता है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज करके, उसमें चेंजेस लाके आपके सामने जो है प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। जैसे कि आप व्हीकल्स में देख लीजिए, तो आए दिन नए नए मॉडल्स जो है वो डेवलप होते हैं, और नए नए मॉडल्स आपको जो है मिलते रहते हैं। तो दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंटेंजिबल्स, अब ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें टेंजिबल नहीं होती, कुछ चीज़ें क्या हैं, इंटेंजिबल्स हैं। तो वो इंटेंजिबल्स क्या हैं, वो भी अफेक्ट करती हैं कंपनी के डिसीजन पे, बट कैन नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि ये इनटेंजिबल्स ऐसे फैक्टर हैं जो कि कंपनी के डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, लेकिन उनको आप मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे इन्वायरमेंट इफेक्ट हो गया, एम्प्लॉय का मोराल हो गया, मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, गुडविल हो गया कंपनी का, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, ये भी क्या है, इंटेंजिबल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंटेंजिबल्स हैं, और ये कहीं ना कहीं कंपनी के डिसीजन मेकिंग को, उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर। और इसी में आता है इंटरनल इन्वायरमेंट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम यहाँ पे कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। फैक्टर्स दैट अलाउ अ कंपनी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज बेटर और मोर चीपली देन इट्स राइवल। यानी कि जो कंपनी का राइवल है, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला, दोनों कंपनी के राइवल हैं, तो कौन जो है ज़्यादा अच्छे से कंपनी का जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है और चीपली प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी क्या सस्ते में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रही है, और भी अच्छी क्वालिटी का। सस्ते का मतलब यानी कि क्वालिटी बेकार कर दी, का अच्छी क्वालिटी का सर्विस कम प्राइस में अगर आप कस्टमर को प्रोवाइड कर ले जा रहे हैं, तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज, यहाँ कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि आप कम कॉस्ट में जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो। जब कम कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि आप मार्केट में उसको पहले किसी ने नहीं बना, आपने सबसे पहले जो है उस टाइप का प्रोडक्ट या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा है। टाइम बेस्ड एडवांटेज, यानी कि कम टाइम में आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर ले रहे हो, टाइम बेस्ड। या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड, आपने कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर ली जो सिर्फ आपके पास है, और उसका यूज़ करके जो है आप प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। तो ये भी क्या है, इंटरनल, यानी कि कॉम्पिटिशन आपके अंदर है ना, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना रिसर्च कर रहे हो, कितना डेवलप कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा, यानी कि आप आसानी से कॉम्पिटिशन को फेस कर पाओगे। तो ये क्या है, ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट का ही एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को। क्या आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है, आपके पास कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज या फर्स्ट मूवर एडवांटेज या टाइम बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई एडवांटेज है कि नहीं है, यानी कि आप जो है कॉम्पिटिशन को फेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट।